मॉर्निंग। देखो अब जो क्लास 10th है उसमें टॉपिक चल रहा है आपका जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अपना चल रहा था कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों का अपन ने डिस्कस किया था, वो आगे देखते हैं अपन। आगे कौन से क्वेश्चन है वो देख रहे हैं अपन। तो देखो पिछली क्लास में मैंने लास्ट में बताया था आपको कि लास्ट क्वेश्चन था आपका प्लास्टिक के संपर्क वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या था? प्लास्टिक एक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखो। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखवाया था, प्लास्टिक के प्रयोग से कौन कौन सी हानियां होती है। अगला था प्लास्टिक के प्रयोग से कौन कौन सी हानियां होती है। तो देखो इसमें दोनों ही क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहा है, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, शिवरामन समिति का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है शिवरामन समिति का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। तो इसका संबंध है अपशिष्ट प्रबंधन से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट प्रबंधन से। मतलब अपशिष्ट का प्रबंध किस प्रकार से करोगे, इसके बारे में कुछ अधिसूचनाएं जारी की थी, कुछ नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे। वो किसने दिए थे? आपके शिवरामन समिति ने। अगला क्वेश्चन है शिवरामन समिति द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कौन से सुझाव दिए गए। शिवरामन समिति के द्वारा अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसलिए उसने क्या क्या सुझाव दिए थे। पिछली बार ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में आया था। तो शिवरामन समिति ने क्या कहा था कि बड़े बड़े आकार के तो क्या बनाओगे आप, कूड़ेदानों की स्थापना करोगे। बड़े आकार के कूड़ेदानों की स्थापना करोगे, मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था करोगे। ऐसे नहीं है कोई खुले में मलमूत्र त्याग रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपके गंदगी फैल रही है और आपके पोल्यूशन बढ़ रहा है। कूड़ा करकट उठाने की समुचित व्यवस्था, जैसे नगर निगम क्षेत्र में जो आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में जो आते हैं, तो कूड़ा करकट के लिए क्या किया जाता है, एक नगर निगम की गाड़ी आती है और ऐसे नगर निगम वाले आते हैं, तो वो हर घर से क्या करते हैं, आपका कचरा इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था किसमें की गई थी? शिवरामन समिति में। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपके, भूमि भराव से आप क्या समझते हैं। देखो भूमि भराव अपनी पहले भी इसके बारे इस टॉपिक में चर्चा हो चुकी है। भूमि भराव से मतलब है जैसे आपके किसी क्षेत्र में कोई गड्ढा है, ठीक है, एक बड़ा गड्ढा है, तो जो भी आपका नगर पालिका अपशिष्ट है, घरों से निकला हुआ अपशिष्ट है, क्या करोगे आप उस गड्ढे में जाके डाल दोगे और उसके ऊपर क्या कर दोगे आप, मिट्टी डाल दोगे। तो ये विधि क्या कहलाती है? आपकी भूमि भराव विधि कहलाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। भस्मीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी कचरा है आपके जिस भी क्षेत्र में आसपास में है उसको आप जला दोगे, भस्म कर दोगे, नष्ट कर दोगे, तो वो क्या होता है आपका भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3R से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है 3R से क्या तात्पर्य है, मतलब 3R। ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हर का अलग अलग मतलब है। देखो R का मतलब, एक R का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम उपयोग करोगे, कोई भी पदार्थ होगा उसका कम से कम उपयोग करोगे, कम उपयोग। दूसरा है रीयूज, रीयूज पुनः उपयोग। और तीसरा है रिसाइकिल, तीसरा क्या आपका रिसाइकिल, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। तो आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3R से क्या तात्पर्य, कम उपयोग करोगे, पुनः उपयोग करोगे। जैसे हो सकता है जैसे आपके जो रद्दी वाला आता है वो आपके अखबार है, पुरानी बुक्स है, वो ले जाता है, तो उनका उपयोग किसमें किया जाता है? आपके पैकिंग का सामान बनाने में, या पैकिंग करने में। जैसे आप कुछ
घरेलू सामान ला रहे हो तो आपको एक कागज की थैली दी जाती है, तो इसका उपयोग है। पुनः चक्रण मतलब उसका किसी दूसरे पदार्थ में प्रयोग कर, दूसरे पदार्थ में परिवर्तित करके आप उसका पुनः उपयोग कर लोगे। तो इन्हीं नियमों से क्या करेंगे अपन, वेस्ट का, अपशिष्ट का प्रबंधन करेंगे। और क्या हो सकता है, पुनः चक्रण से क्या तात्पर्य है? पुनः चक्रण से क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कोई भी पदार्थ है उसको आप दोबारा इस प्रक्रम, किसी प्रक्रम से इस प्रकार परिवर्तित करोगे। पुनः चक्रण एक शब्द यूज हो रहा है आपका, पुनः चक्रण। देखो ये पुनः चक्रण से तात्पर्य है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठे करने वाले आते हैं, वो प्लास्टिक की थैली इकट्ठे करके ले जाते हैं, फिर वो ले जाके किसी फैक्ट्री वाले को देते हैं, या कोई बीच में जो बड़ी ब्रोकर दुकान होती है उसको देते हैं, फिर वो फैक्ट्री में जाती है और फिर क्या किया जाता है, उनको वापस पिघला के फिर से प्लास्टिक की थैलियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है आपका पुनः चक्रण। एक क्वेश्चन और है, पर्यावरण एक साझी विरासत है। अगला क्वेश्चन है वो देखो कैसे आता है आपका, पर्यावरण एक साझी विरासत है, मतलब सबकी है। एक साझी विरासत है जिसे हमें सुरक्षित रखना है, जिसे हमें सुरक्षित रखना है, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। कथन की व्याख्या कीजिए, कथन की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, पर्यावरण एक सबकी क्या है, आपकी विरासत है। जो भी अपने चारों ओर पर्यावरण है वो सबका है, एक का नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको विस्तार से व्याख्या करनी है, तो आप समझाओगे, कैसे समझाओगे? जैसे अपने घरों से जो कचरा निकल रहा है, पड़ोसी के घर से जो कचरा निकल रहा है, तो अपन ने क्या किया, अपना कचरा निकाल के रोड में पटक दिया, तो पर्यावरण प्रदूषण। आसपास में अगर जानवर इकट्ठे हो रहे हैं तो जानवरों की वजह से क्या हो जाएगा, आपके नुकसान। जैसे बच्चे बाहर जाएंगे तो जानवर उनको हानि पहुंचा सकते हैं, अगर वो रोड के बीच में आ जाएंगे तो ट्रैफिक को परेशानी होगी। तो अपना कर्तव्य बनता है कि जो भी अपनी ड्यूटी है सफाई के प्रति हो, जीवों की रक्षा के प्रति हो, पर्यावरण को बचाने के प्रति हो, तो अपन ऐसे नहीं है एक कर रहा है अपन नहीं करेंगे, सबको इकट्ठा होके सम्मिलित होके क्या करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये है आपके पर्यावरण एक साझी विरासत है। तो ये आपका चैप्टर खत्म है, 3 नंबर का चैप्टर था। अब अपन देखेंगे अगला चैप्टर, जो आपका अगला लेसन है वो देखते हैं अपन। अगला लेसन देखते हैं अपन, क्या है आपका अगला लेसन, जंतुओं व पादपों का आर्थिक महत्व। अगला लेसन है, लेसन नंबर 14 है, लेसन नंबर 14 है, जंतुओं व पादपों का आर्थिक महत्व। अगला लेसन देखते हैं अपन डिटेल से। अब इसमें क्या देखेंगे कि आर्थिक महत्व में क्या होता है, लाभदायक उपयोग भी होते हैं और हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। लाभदायक प्रभाव भी होंगे और आपके हानिकारक प्रभाव भी होंगे। तो आपका अगला चैप्टर है, लेसन नंबर 14 है आपका, इसका नाम है पादपों व जंतुओं के, पादपों व जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व मतलब कौन सा पादप, कौन सा जंतु मनुष्य के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उससे क्या क्या फायदे, कौन सा उत्पाद मिलता है, ये सारा क्या करेंगे अपन इस चैप्टर में देखेंगे। देखो कई प्रकार के पादप होते हैं, कई प्रकार के जंतु होते हैं, उन सबको अपन देखते हैं। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले देखेंगे अपन अनाज वाले। पहले पादपों का देख लेते हैं। सबसे पहले पादपों का जो आर्थिक महत्व है उसको देखते हैं अपन। तो पादपों से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, आपके फल है, फूल है, लकड़ी है, इसके अलावा औषधियाँ हैं, सब प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले वो पादप देखते हैं जिनसे अनाज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका, अनाज। सबसे पहले गेहूँ,
अब देखो गेहूं सबको पता है, आप सोच रहे हो कि पादपों का आर्थिक महत्व, अनाज अपन को पता है, गेहूं चावल बाजरा जौ मक्का ये सब अनाज है। पर यहाँ इस चैप्टर को देने का पर्पज ये है, जो ये आपके अनाज है या जो भी आर्थिक महत्व के पादप और जंतु है उनके वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होने चाहिए। कौन से नाम? आपके वैज्ञानिक नाम। कौन से नाम पता होने चाहिए? वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम भी पता होने चाहिए। जैसे गेहूं है, गेहूं का क्या है? टिर्टिकम एस्टाइवम, ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो आपको ये भी याद होना जरूरी है। गेहूं सबको पता है, अनाज है, रोटी में काम आता है, आपके दलिए में काम आता है और अन्य सब्सटेंस बनते हैं। पर आपको ये भी पता होनी चाहिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या? टिर्टिकम एस्टाइवम। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है कि इसकी उन्नत किस्में कौन से, तो किस्मों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका अनाज है, कुछ अनाज की किस्में इंपॉर्टेंट है, तो गेहूं की है सोनालिका, सोनालिका। दूसरी है कल्याण सोना, कल्याण सोना। वो 2 किस्मों के नाम पूछ सकता है, 3 किस्मों के नाम पूछ सकता है। सराबती सोना। तो ये क्या है? गेहूं की उन्नत किस्मों के नाम है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, गेहूं का वानस्पतिक नेम या वैज्ञानिक नाम और उसकी किस्मों का नाम। दूसरा देखते हैं, गेहूं के बाद में देखते हैं चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ये वैज्ञानिक नाम है। और इसकी किस्में तो आपने सुनी होगी, बासमती चावल ना, सुने होंगे, बासमती। और कौन से हो सकते हैं? बासमती के अलावा हो सकते हैं आपके स्वर्ण दाना, स्वर्ण दाना ज्यादातर गेहूं की पूछ जाती है, स्वर्ण दाना। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है आपका, वो क्या बनता है आपका कि जो चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन में राजस्थान का तो नहीं पूछेंगे, इंडिया का पूछेंगे। चावल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, चावल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो आपको ये ध्यान देना, ये चैप्टर बिल्कुल इजी है और थोड़ा टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिक नाम याद करने। इजी क्यों है? चावल गेहूं जौ बाजरा ये कॉमन चीजें आज तक पढ़ते आए हो, देखते आए हो, सुनते आए हो, तो ये इस तरीके से इजी भी है। तो सबसे पहले देख रहे हैं पादपों के आर्थिक महत्व में अपन अनाज देखे, गेहूं देखे, गेहूं की वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नेम ये होता है, इसकी किस्में ये होती है, चावल का ये होता है, इसकी किस्में ये होती है और उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला देखते हैं मक्का, ये मोटे अनाज में आता है। मक्का किस में आता है? आपके मोटे अनाजों में आएगा। मक्के का क्या नाम होता है वो भी आपको आना चाहिए। इसको याद करने का एकमात्र तरीका बार बार रिपीट करती रहिए, इनको बार बार पढ़िए, बार बार पूछिए आपस में, उसी से याद हो सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं। चावल है तो ये मक्का है, मक्के का क्या वानस्पतिक नाम है? जियामेज। इसको क्या बोला जाता है आपका? जियामेज। किस में आता है? मोटे अनाज में आता है, मोटे अनाज में आता है। ये चीज भी ध्यान रखना आपको, मोटे अनाज में आता है, ठीक है। इसके अलावा खरीफ की फसल है, ये भी क्वेश्चन बनता है, खरीफ की फसल है क्या आपकी? खरीफ की फसल है। तो अपन ने 4-5 चीजें देखी, मक्का का नाम, वैज्ञानिक नाम, मोटे अनाज में आता है और खरीफ की फसल। अब आता बाजरा। बाजरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है बाजरा। इसका वैज्ञानिक नाम है टाइप, इसका वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम,
टाइफोफाइडिस, पेनिसिटम, हाँ सही है, टाइफोफाइडिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। बाजरे का जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या है आपके राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का क्या है आपका पहला स्थान है। तो अपन ने देखा कि जो आपके अनाज होते हैं, मोटे अनाज है या फिर आपके क्या कह सकते हो आप कि बाजरा है, बाजरे का क्या वैज्ञानिक नाम क्या होगा बाजरे का। इसके अलावा आपके बाजरे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो सब अपने क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो देखे अपन ने अनाज, अब देखते हैं अपन दालें। अगला क्या देखते हैं अपन दालें। तो देखो दालों में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये चैप्टर समझने वाला बहुत कम है, इसमें याद करने वाला ज़्यादा है। इस वाले चैप्टर में क्या है, याद करने वाला ज़्यादा पोर्शन है। तो अगला देखते हैं अपन दाल। जो पादपों के उत्पाद है, पहला तो क्या हो गया आपका, पहला तो हो गया आपका अनाज। दूसरा प्रकार है आपके दालें। जितनी भी दालें हैं वो सारे क्या हो जाएंगे आपकी, इसमें आ जाएगी दालें। ठीक है, तो दालों में से पहला क्वेश्चन प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन का स्रोत होती है दालें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेग्यूमिनोसी कुल में आती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया आपके, एक तो दालें प्रोटीन का स्रोत है, दूसरा क्या आ गया लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन दालों में सबसे पहले चने पे। चना दालों का राजा, ये क्वेश्चन आया था, दालों का राजा किसे कहते हैं, तो चना। वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम, वैज्ञानिक नाम क्या हो गया आपका, साइसर एरिटिनम हो गया। ठीक है, इसके अलावा चने के अलावा और कौन सी दाल हो सकती है आपकी, हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है इंडिया का। ये क्वेश्चन बन गया, उत्पादन की दृष्टि से क्या है आपका प्रथम स्थान है। कोई आया वहाँ, उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है भारत का। अगली दाल कौन सी है आपकी, अरहर। अरहर को बोलते हैं केजेनस कजान, अरहर को बोला जाता है आपका केजेनस कजान। अब है मटर, मटर की भी दाल बनाई जाती है, मटर को बोलते हैं पाइसम सटाइवम, मटर को बोला जाता है आपका पाइसम सटाइवम। मूंगफली, मूंगफली में से मूंगफली का बॉटनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। ये क्या हो जाएगी आपकी मूंगफली। तो अपन ने क्या देखा, दालें देखी, दालें प्रोटीन का स्रोत है, लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, चने को दालों का राजा कहता है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। उत्पादन की दृष्टि से इंडिया प्रथम स्थान रखता है। अरहर को केजेनस कजान बोलते हैं, मटर को पाइसम सटाइवम बोलते हैं, मूंगफली को अरेकिस हाइपोजिया। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में होती है, तो उसका नाम है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन, सोयाबीन
जिसका नाम है ग्लाइसिमेक्स। सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है इसमें। जितनी भी दालें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? आपकी सोयाबीन में। तो ये थी आपकी दालें। अब देखते हैं अपन तेल वाले, किस किस से तेल प्राप्त होता है। तो तेल को दो श्रेणियों में बांटा गया, खाद्य तेल, तीन में बांटा गया, खाद्य तेल, अखाद्य तेल और सुगंधित तेल। खाद्य तेल, अखाद्य तेल और सुगंधित तेल। तो खाद्य तेल मतलब जिसका उपयोग सब्जी, अचार वगैरह बनाने में किया जाता है। तो खाद्य में कौन आ जाएगा? तिल आ जाएगा, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल। साउथ साइड में नारियल के तेल में ही खाना बनता है। नारियल, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके इसमें आ जाएंगे। ये कैसे तेल है? आपके खाद्य तेल है। तो यहाँ खाद्य तेल। फिर किस में बोल लिखेंगे? खाद्य मतलब जिनको खाने में उपयोग नहीं लिया जाता। अरंडी का तेल है, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल जो आपके कलर वगैरह में किया जाता है। तारपीन का तेल ये किसमें? जो कलर पेंट करते थे, इसके गेट वगैरह है फर्नीचर के, वहां यूज किया था। अगला है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल, सुगंधित में किसका आ जाएगा? चमेली का, चमेली का तेल, लौंग का तेल। ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके इस वाले में आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मसाले, देखो मसाले में क्या क्या आएंगे जो भी आपके किचन में काम आते हैं। ज्यादातर मसाले, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, अदरक है, इसके अलावा अजवाइन है, लौंग है। ये सारे किस में आते हैं? आपके मसाले। तो ये मेरे हिसाब से आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।